नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। तो आज आपको पहली दस्तक देनी है उस सिस्टम की कहानी पर जहां समर्थ यानी जो मजबूत है उसी की ताल पर सिस्टम नाचता है और जो कमजोर है वो सिस्टम के कहे पर कीमत चुकाता है। ऐसे सिस्टम को क्यों ना हम गोबर गणेश कहें, जो गरीब की भैंस के गोबर के बदले जुर्माना वसूलता है, लेकिन मंत्री जी और उनके भाई पर चुप्पी साध लेता है। कमाल करता है सिस्टम जो सड़क पर भैंस के गोबर करने पर मालिक से 10,000 का जुर्माना वसूलता है। प्राइवेट मोबाइल कंपनी का प्रचार उत्तर प्रदेश में पीएम सीएम की फोटो के साथ होता है, तो विज्ञापन के पीछे मोबाइल लॉन्चिंग कराने वाले मंत्री जी के भाई की एजेंसी पता चलती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। कमाल करता है सिस्टम जो 8 साल पुराने महज 2,000 रुपए के बकाये पर 70 पार बुजुर्ग को 3 दिन जेल भेजता है और अपराधी के नाम पर डाक टिकट बनाकर सिस्टम खुद जारी कर देता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आई ये 4 कहानियां बताएंगी कि बड़े बड़ों को छोड़ देने और गरीबों पर सारे कानून लागू करने का गोबर सिस्टम कैसे करता है, भ्रष्टाचार को जन्म कैसे देता है, भ्रष्टाचारियों को छोड़ कैसे देता है। शुरुआत मध्य प्रदेश से। एमपी अजब है, सबसे गजब है। ग्वालियर में नगर पालिका की बनाई सड़क से गुजरती भंवरी और उसकी सहेली। भंवरी यानी बेताल सिंह की भैंस। बेताल सिंह इन्हीं भैंस को पालकर दूध बेचकर घर चलाते हैं, लेकिन ग्वालियर की सड़क पर बेताल सिंह की भैंस ने ऐसा गोबर किया कि 10,000 का जुर्माना सिस्टम ने कर दिया। कल कमिश्नर साहब की विजिट थी। विजिट के दौरान वहाँ के निवासरत जो बेताल सिंह जी हैं, उनकी जो डेयरी है, डेयरी से उनकी भैंसें जो नवीन रोड का निर्माण किया जा रहा है उस रोड पर खुले में घूम रही थी। उसी दौरान कमिश्नर साहब ने हम सभी लोगों को निर्देशित किया कि इन पर जुर्माना कराएं या फिर इनकी भैंसों को ले जाकर गौशाला ले जाया जाए। तो हम लोग मदाखलत अमले के साथ पहुँचे वहाँ पर और उनसे चर्चा की, तो उनके द्वारा जुर्माने की राशि नहीं दी जा रही थी, तो हमने उन पर कार्रवाई की। तो कार्रवाई के दौरान फिर उन पर हमने 10,000 रुपये का जुर्माना किया। गाय का गोबर होता तो शायद सिस्टम भी पूज लेता, लेकिन गोबर तो भैंस का निकला। तभी तो जिस रसीद तक पर जुर्माना 500 से 1,000 रुपए के भीतर का नजर आता है, वहाँ लगता है जहाँ जहाँ सड़क पर गोबर हुआ उसके बदले सारा कुछ जोड़कर 10,000 रुपए फाइन वसूल लिए गए। लेकिन जनता तो सवाल पूछती है, क्या चुनावी बांस बल्ली सड़क पर गाड़ने वालों से भी जुर्माना हर बार प्रशासन वसूलेगा? क्या चुनावी रैलियों में सड़क पर पोस्टर पैम्फलेट फैलाने वालों से भी प्रशासन वसूली करेगा? या फिर गरीब की भैंस है तो हर कानून की भरपाई उसी से होगी? क्योंकि कानून की धाराओं में तो एक केस उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई ललित अग्रवाल के खिलाफ भी दर्ज हुआ, क्योंकि मंत्री जी के भाई की विज्ञापन एजेंसी ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर बीच में देश का स्मार्टफोन आ रहा है लिखाकर एक प्राइवेट कंपनी के कथित स्वदेशी मोबाइल का ऐसा प्रचार कराया जैसे सरकार ही फोन लॉन्च करा रही हो। तो ये कहा कि सब मुझसे गलती हुई, मेरी कोई दुर्भावना होर्डिंग पर फोटो लगाने की नहीं थी। ये फोटो मैंने शिष्टाचार बस लगाए, क्योंकि आप लोगों के होर्डिंग पे फोटो थे, तो कोई लोग इसका ये अन्यथा अर्थ ना निकालें कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो नहीं लगाए, केवल मंत्री के फोटो लगा दिए, हो सकता है इस पर किसी को बुरा लगे, इसलिए मैंने भावनात्मक तरीके से फोटो लगा दिए। इसमें कोई दुर्भावना नहीं है। शिष्टाचार के नाम ही क्या, मंत्री जी खुद उसी कंपनी का मोबाइल लॉन्च करने गए जिसके विज्ञापन का काम इनके भाई साहब देख रहे हैं, और एक निजी कंपनी के मोबाइल के लिए इतना शिष्टाचार या कहें प्यार उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री ने दिखाया। बहुत शानदार मार्केट इनको मिलेगा, और जो वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री जी का नारा है, और केवल नारा नहीं है, वो साकार हो रहा है हम सबके सामने है, और उसी की जीती जागती तस्वीर हमारे दुर्गा प्रसाद जी को बताई। कथित स्वदेशी मोबाइल कंपनी के कर्ता धर्ता की पीठ के साथ कानून को भी ठोक दिया था मंत्री जी ने। तभी तो पीएम सीएम की फोटो के साथ प्रचार करने पर केस हुआ तो कहते हैं मुकदमा तो बंद करा लेंगे। जो मुकदमा कायम हुआ है तो मुझे लगता है वो जल्दीबाजी हुआ है, वो विषय पुलिस प्रशासन, मतलब उसमें कोई मैटर नहीं है, किसी पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने कराया है, तो हमने अधिकतर लोगों को कहा है कि गलत मुकदमा हुआ है, और मुझे लगा पराक्षेप का हुआ।
सिस्टम में इतनी ही ताकत की रोशनी 70 साल के पार बुजुर्ग राम प्रसाद के पास होती तो क्या इन्हें जेल जाना पड़ता? जिस उम्र में हड्डियां भी ठंड के महीनों में चटकने लगती हैं, उस आयु में अब पंचांग देख रहे राम प्रसाद वो ग्रह नक्षत्र खोज रहे हैं जब सिस्टम ने 8 साल पुराने 2000 रुपए की बिजली बकाए पर इन्हें 3 दिन की जेल करा दी। बिजली को पैसा यार 2000 रुपया। 2000 रुपए में कितने दिन जेल भोगी आपने? मैंने कहा 5 तारीख में 3 दिन। 8 साल में कभी नहीं बताया 2000 बाकी है आप पे। जिन्हें नहीं बताई, जब तो ये सुबह हम इतने दे रहे इतने उन्हें दे दिए। सिस्टम की आंखों में कितनी रतौंधी हो रखी है, इसकी एक कहानी उत्तर प्रदेश से आई, जहां कानपुर डाकघर से कुख्यात अपराधी और अब गैंगवॉर में मारे जा चुके मुन्ना बजरंगी की तस्वीर के साथ डाक टिकट जारी कर दिया गया। छोटा राजन तक की तस्वीर वाला डाक टिकट सिस्टम ने अपनी कारस्तानी के दम पर चिपकाने के लिए जारी कर दिया। 300 रुपये में जो माई स्टैम्प रिलीज होता है तो कोई आदमी स्वयं आके बनवा सकता है या हार्ड या सॉफ्ट कॉपी में देके बनवा सकता है। तो उन्होंने एक फॉर्म भरा है और उसको ये बताया कि हमारे परिचित हैं और हमारे डाक कर्मचारी ने उनके डाक टिकट हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी से बना के उनको दे दिए। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आखिर ये गलती कैसे हुई और क्यों हुई। ऐसी ही सरकारी योजनाओं में आंख मूंदे बैठे सिस्टम के कारण 2013 से 2020 के बीच बने 4.5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड मिले, 1.5 करोड़ से ज्यादा फर्जी मनरेगा कार्ड बने, 2 लाख से ज्यादा आयुष्मान योजना के फर्जी कार्ड अब तक रद्द किए गए। कुल मिलाकर कहानी यही है कि राम राज्य का सपना दिखाकर राम भरोसे चलने वाले सिस्टम में आम आदमी तो गोबर का भी जुर्माना भरते, 8 साल पुराने चंद रुपए के बकाए पर जेल जाते जिंदगी बिताता है और सिस्टम रसूखदारों के आगे पीठ ठुकवाकर खड़ा रहता है। आज तक ब्यूरो। सरकार और किसानों के बीच 21 दिन बाद अब कल 7वें दौर की बातचीत होनी है। बस अब से कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक खत्म हुई है। 2 घंटे चली बैठक में कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री मौजूद रहे और बैठक से बाहर निकले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल किसानों से सकारात्मक बातचीत का भरोसा दिया है। तो क्या समाधान निकलेगा अब और देश को होते आर्थिक नुकसान का हल भी हो जाएगा? हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। गरीब ने अपने पेट काट करके पैसा दिया है, तब सब बनता है। इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए। किसान आंदोलन से रोज 3,500 करोड़ का नुकसान। पंजाब में टोल प्लाजा फ्री होने से अब तक 267 करोड़ रुपए का नुकसान। हरियाणा में टोल प्लाजा फ्री कराने से अब तक करीब 16 करोड़ रुपए का नुकसान। और आंदोलन के दौरान रेल प्रभावित होने से 1,670 करोड़ रुपए का नुकसान। ये नुकसान तभी रुकेगा जब कृषि कानूनों के मुद्दे पर 6 दौर से जलेबी की तरह उलझी सरकार और किसानों की बातचीत 7वें दौर में कुछ मिठास लेकर आए। लेकिन क्या यह संभव है? जिंदगी दा रब तो जहान मंगदा, खेती दा हक दा किसान मंगदा, खेती दा हक दा किसान मंगदा। मोदी जी यही तो कहने आ, साडे हक सानू दे दो, काले कानून वापस ले लो। होर की कहने आ तुहानू? ऐ नहीं साडी गल मनदे हो, आप अपने कानून वापस ले लो। हले भी किसान कहने आप नू। हक की लड़ाई में 34 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। देश का पेट भरने वाले किसान खुद भूखा रहकर कानून रद्द कराना चाहते हैं। तो अब 7वें दौर की बातचीत कहां से शुरू होगी? भाई 22 दिन बाद में एक टेबल पर बैठेंगे, मास्टर जहां पर छोड़ कर गया था वहां से फिर शुरुआत होगी। अपनी आखिरी चिट्ठी में किसानों ने 4 बातें रखी।
कानून खत्म करने की प्रक्रिया पर बात करेंगे। एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर चर्चा करेंगे। पराली जलाने वाले कानून से किसानों को मुक्ति दो और विद्युत संशोधन विधेयक पर बातचीत करेंगे। इन सब के जवाब में सरकार की आखिरी चिट्ठी में लिखा गया, सरकार खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। की भावनाओं को समझकर और निश्चित रूप से क्लॉज बाई क्लॉज बात करेंगे अगर बिल के अंदर, तो जो अच्छे इसके अंदर सब जो पॉइंट हैं, जो किसान को आज़ादी देने वाले विषय है या अन्य जो विषय हैं, उनके ऊपर वार्ता होगी। तो मैं सोचता हूं कि कल निश्चित रूप से किसानों के साथ जो वार्ता होगी, हम आशा करते हैं कि इसका हल निकलेगा और इस जो एक लंबे समय से जो किसानों की जो आंदोलन है वो समाप्त होने की पूरी उम्मीद है हमें। संशोधन पर कोई ये है कि बैरिकेटिंग के कोई ऊपर को चला जाएगा, भाई किले का दरवाजा टूटेगा उसी में को तो जाएंगे। अब नए रास्ते बनाओ, नया वो करें, ऐसे थोड़ा होता है। लेकिन फिलहाल पहली शर्त ही किसानों की पेच फंसा सकती है, क्योंकि किसान सीधे कानून खत्म करने पर चर्चा चाहते हैं और सरकार कृषि कानूनों पर विस्तार से बातचीत करना चाहती है। इस बीच अपडेट यह है कि किसान संगठनों ने सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर तक बुधवार को निकाला जाने वाला ट्रैक्टर मार्च 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। इस शर्त के साथ कि 30 दिसंबर को बात नहीं बनी, तो किसान अब ट्रैक्टर मार्च लेकर 31 दिसंबर को निकलेंगे। आज तक ब्यूरो। कुछ हिस्सों के किसान भले ही सरकार से नाराज हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों की आय बढ़ाने के विकल्पों को बढ़ाने में लगे हैं। कल उन्होंने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई थी, तो आज पीएम मोदी ने किसानों की कमाई बढ़ाने वाले ट्रैक का उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः सादर अनुरोध की भारतवर्ष की प्रथम 1.5 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों का न्यू भावपुर एवं न्यू खुर्जा स्टेशनों से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। पीएम ने हरी झंडी दिखाई और कानपुर के न्यू भावपुर से मालगाड़ी न्यू खुर्जा के लिए रवाना हो गई। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 351 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर का ये स्पेशल ट्रैक भारत की ताकत बढ़ाएगा और सभी के लिए अवसर लेकर आएगा। आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। मलिहाबाद का आम उत्पादक हो या कानपुर और आगरा का लेदर उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग हो या फिर फरीदाबाद की कार इंडस्ट्री, हर किसी के लिए ये अवसर ही अवसर लेकर आया है। यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मालगाड़ी कैसे देश और समाज के हर तबके को विकास का सफर करवा सकती है, कैसे ये विकास को रफ्तार के पंख दे सकती है, ये समझने के लिए आपको चीन की इस मालगाड़ी को देखना होगा, जो चीन के विकास के आयरन रूट पर चलकर लंदन पहुंची। चीन रेल मार्ग से अपने सिल्क रूट को दोबारा जिंदा करने में लगा है। उस दौर में पहुंचना चाहता है जब वो दुनिया की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति था। चीन 2200 साल पहले अपने स्वर्णिम युग में मालगाड़ियों से पहुंचने में लगा है। जो ट्रेन आपने देखी वो चीन के ईवू से चलकर कजाकिस्तान, रूस, बेलारूस, जर्मनी, बेल्जियम होते हुए यूनाइटेड किंगडम के लंदन पहुंची। 18 दिनों में 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके ये मालगाड़ी चीन से लंदन पहुंची, जिसने चीन के कारोबारियों के लिए नया बाजार खोल कर रख दिया। मोदी सरकार मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक बनाकर चीन की कामयाबी को दोहराना चाहती है। किसान, कारोबारियों, एक्सपोर्टरों को दुनिया के बाजार में खड़ा करने के लिए भारतीय उत्पादों की लागत कम करना चाहती है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी, तो माल ढुलाई के इस नेटवर्क पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया। जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज्यादा होगी। इसका सीधा असर हमारे खेती, खनिज उत्पाद और औद्योगिक उत्पादों की कीमत पर पड़ता है। महंगे होने के कारण वो देश और विदेश के बाजारों में होने वाली स्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। भारत भविष्य में विदेशी बाजारों में न हारे,
इसके लिए मोदी सरकार 2 फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, जिन पर 81,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1506 किलोमीटर लंबा होगा, जो मुंबई को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ेगा। वहीं 1875 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना को पश्चिम बंगाल के तानकुनी से जोड़ने का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने आज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में आने वाले न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा तक के 351 किलोमीटर के ट्रैक का उद्घाटन किया। आज जब खुर्जा भाऊपुर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गुंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। भारत में कुल 1,15,000 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक है, जिन पर 13,000 पैसेंजर ट्रेन और 9,000 मालगाड़ियां दौड़ती हैं। भारतीय ट्रेन एक दिन में जितना सफर तय करती है, उस दूरी में धरती से चांद तक 2 बार चक्कर लगाया जा सकता है। ये आंकड़ा बता रहा है कि भारत में रेल सफर का पसंदीदा साधन है, लेकिन लोकप्रियता के इसी बोझ ने रेल की रफ्तार को धीमा कर दिया है, जिसने पैसेंजर ट्रेनों को लेट और माल भाड़े को महंगा कर दिया। यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएगी। लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा। हमारा सामान पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के कारण सामान सस्ता होगा, जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना पूरी होने पर भारतीय मालगाड़ियां न सिर्फ 2 गुना वजन उठा पाएंगी, बल्कि साल 2019 में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगने को मजबूर मालगाड़ियां 5 गुना ज्यादा गति से चल पाएंगी। ऐसा होने पर माल जल्दी पहुंचेगा, मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ने से किराया भी सस्ता होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट्र के सामर्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कनेक्टिविटी राष्ट्र की नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं। जितनी बेहतर ये नसें होती हैं, उतना ही स्वास्थ्य और सामर्थ्यवान कोई राष्ट्र होता है। भारत में बनने वाले फ्रेट कॉरिडोर का 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा, जो वहां पर रोजगार और निवेश की नई संभावनाएं लेकर आएगा। हालांकि इसमें अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। ये बात हमें चीन से मुकाबला करने पर समझ में आएगी। पिछले साल चीन की मालगाड़ियों ने 432 करोड़ टन माल ढोया, वहीं भारतीय रेलवे ने इसी दौरान 122 करोड़ टन माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। चीन में जहां रोज तकरीबन 1,46,000 गाड़ियां माल गाड़ियों पर लोड की जाती हैं, तो वहीं भारत में यह आंकड़ा महज 58,726 है। चीन में मालगाड़ी 110 मीट्रिक टन माल लादकर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जबकि भारत में मालगाड़ियों की औसत रफ्तार 2019 में 23 से बढ़कर 42 किलोमीटर प्रति घंटे ही हो चुकी है। चीन का माल सस्ता होने की एक बड़ी वजह वहाँ की रेल सेवा है, जो भारत के मुकाबले ज्यादा तेज रफ्तार से माल को फैक्ट्री, औद्योगिक शहरों और बंदरगाहों पर पहुँचाती है। जाहिर है हम इस मामले में पिछड़ चुके हैं, लेकिन इस तस्वीर को अभी भी बदला जा सकता है। साल की सबसे बड़ी पार्टी कैंसिल हो गई है। हम न्यू ईयर पार्टी की नहीं, बल्कि रजनीकांत की पॉलिटिकल पार्टी के प्लान के खत्म होने की बात कर रहे हैं। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत ने आज ऐलान किया कि वो राजनीति नहीं करेंगे। तमिलनाडु தலையத்தை மாற்ற வேண்டிய நாள் வந்தாச்சு. நிச்சயமா அது நடக்கும். அரசியல் மாற்றம், ஆட்சி மாற்றம் இப்போ இல்லைன்னா எப்பவும்। तमिलनाडु बदलने निकले दक्षिण के सुपरस्टार के इरादे महीने भर के अंदर ही बदल गए। हैदराबाद में अस्पताल से निकलते रजनीकांत ने राजनीति से हाथ जोड़ लिए। अपने फैन से माफी मांगते हुए रजनीकांत ने खराब सेहत को वजह बताकर अपनी सियासी पार्टी बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया। रजनी ने कहा, खराब सेहत के बावजूद राजनीति में आने का ऐलान कर वीरता नहीं दिखाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे समर्थक परेशान हो। मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले से फैंस को निराशा होगी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। रजनीकांत दक्षिण के सुपरस्टार, फैंस के लिए
वो भगवान है जिनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 25 दिसंबर को रजनीकांत ने ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव और थकान होने की शिकायत की। 2 दिन इलाज चला। अस्पताल से बाहर निकलते ही रजनी ने राजनीति में एंट्री के प्लान की छुट्टी कर दी। राजनीति से रजनीकांत का रिश्ता बहुत पुराना है। 90 के दशक में रजनीकांत जयललिता की हार की वजह बने जब उन्होंने 1996 के विधानसभा चुनाव में जयललिता की आलोचना की। इसके बाद लगा कि रजनीकांत अपनी लोकप्रियता बनाने राजनीति में आ सकते हैं। कांग्रेस से भी उनके साथ लड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके 6 साल बाद 2002 में रजनीकांत ने जन आंदोलन शुरू करने की बात कही। 2004 में बीजेपी AIADMK के पक्ष में वोट देने की अपील की। 2014 में कहा कि वो राजनीति में आने से नहीं डरते और 2017 में साफ साफ राजनीति में आने का ऐलान कर दिया। ये सुनकर रजनीकांत की प्रशंसक इस तरह से ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगे, लेकिन रजनी ने एक बार फिर इरादा बदल दिया। 3 साल बाद रजनीकांत अपने फैंस के दिल में एक बार फिर उम्मीद जगाई, लेकिन उनके एक और यू टर्न ने फैंस की उम्मीदों को नाउम्मीदी में बदल दिया। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम आपको एक सूचना भी देते हैं। आज तक पर आप चुन सकते हैं साल 2020 का सबसे तेज राजनेता। हमारे पास देश भर से बड़ी संख्या में लोगों के यानी कि आप लोगों के मत यानी कि वोट आ रहे हैं। वोटिंग के अब कुछ आखिरी घंटे बचे हैं, तो आप प्लीज़ देर बिल्कुल मत कीजिए, अपनी राय दीजिए। हम आपको बताते हैं कि मैसेज कैसे आप करेंगे, उसका तरीका क्या है। सबसे पहले मैसेज में आप लिखिए POL, फिर स्पेस दें। स्पेस के बाद सबसे तेज राजनेता के लिए विकल्प आप लिखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए A, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए B, अमित शाह के लिए C लिखें, नीतीश कुमार के लिए D और अरविंद केजरीवाल के लिए E लिखें। इसके बाद मैसेज को 56161 पर भेज दें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।